हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17 है, पार्ट 17, जिसका नाम है संस्कृति। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखिए, आपको मेरे चैनल पे जो है 1 से लेकर 16 तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी कृतिका भाग 2 बुक है उसमें 5 चैप्टर्स है टोटल, वो 5 चैप्टर्स की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर सोशल साइंस और संस्कृत की भी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? तो इसका उत्तर है, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं। किन दोनों बातों को? सभ्यता और संस्कृति को एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं, और या फिर क्या करते हैं, एक दूसरे में मिला देते हैं। दूसरा प्रश्न, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह खोज हमारे जीवन संचालन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भोजन पकाने के काम आती है। तो इसलिए ये काफ़ी बड़ी खोज है क्योंकि ये भोजन पकाने के काम आती है। अगर आग नहीं हो तो भोजन भी नहीं पकेगा। इसलिए इस खोज को आदि मनुष्य ने एक बहुत बड़ी खोज माना। आदि मानव ने जो है आग की खोज की थी, तो इन्होंने बहुत बड़ी खोज माना आग की खोज को, और आज भी हमारे जीवन में इसका स्थान जो है सर्वोपरि है, सबसे पहले होता है। आग नहीं होती तो आज बहुत कुछ नहीं होता। इसकी खोज के पीछे पेट की ज्वाला शांत करने की प्रेरणा प्रमुख थी, साथ ही प्रकाश और गर्मी पाने की प्रेरणा भी रही होगी। सर्दियों में भी आग का होना जो है काफ़ी आवश्यक है, इसलिए ये भी प्रेरणा थी। तीसरा, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज़ की खोज करे और उसका दर्शन करे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति कहा जा रहा है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी नई चीज़ को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करे और उसका दर्शन खुद भी करे और दूसरों को भी करवाए। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? संस्कृत व्यक्ति। अगला प्रश्न, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों कीजिएगा इसको? न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से किसी नई चीज़ का अनुसंधान और दर्शन कर सकता है वही व्यक्ति क्या है? संस्कृत है। न्यूटन ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर विज्ञान के क्या दिए थे? उन्होंने नियम दिए थे, उनकी खोज की थी और उसे जो है पूरी दुनिया के सामने रखा था, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत व्यक्ति। पांचवा, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा? जिस तरह आदि मानव ने सबसे पहले अपने शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए सुई धागा का आविष्कार किया होगा, फिर अपने शरीर को सजाने के लिए सुई धागे की सहायता से कपड़े के 2 हिस्सों को सिला होगा और उसे शरीर पर पहना होगा। अगला छठा, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब पहला, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई। तो इसका उत्तर है, मानव संस्कृति एक है, लेकिन यदि उसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर देखा जाए तो काफ़ी भेदभाव है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, वह जिस संस्कृति का पक्षधर होता है उसको महान बताना चाहता है। कहने का मतलब ये है, कोई हिंदू है तो वो हिंदू संस्कृति को महान बताएगा, और यदि कोई मुस्लिम है तो अपने मुस्लिम धर्म को ही महान बताएगा। तो ये, और उसकी श्रेष्ठता और उपलब्धियों को याद रखना चाहता है। हिंदू अपनी श्रेष्ठता को याद रखेगा, मुस्लिम अपनी को याद रखेगा। मानव संस्कृति को धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटने की चेष्टा की गई है, अर्थात हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति कहकर उनसे एक दूसरे को खतरा है बताया गया है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, अब जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। मानव संस्कृति एक है, इसी बड़ी सोच के आधार पर हिंदू मुस्लिम का भेद त्याग कर हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने सभी संस्कृतियों की जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उनको खुले मन से अपनाया। भेदभाव अब हुआ है, पहले नहीं हुआ करता था।
तो जो भी महापुरुष थे उन्होंने चाहे धर्म कौन सा भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम, उनकी अच्छी चीज़ों को भी खुले मन से अपनाया बिना किसी भेदभाव के। त्याग संस्कृति का श्रेष्ठ गुण है, इसलिए इस गुण को हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर अन्य कोई संप्रदाय हो, सभी ने समान रूप से उसे अपनाने की क्या की है, चेष्टा की है। 7वां, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम इसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। आशय यह है कि मानव की जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसे मानव कल्याण के लिए उपयोगी चीज़ों का आविष्कार आग और सुई धागे की तरह करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की लाभ की चीज़ें हैं। उसका ये आविष्कार क्या कहलाता है, सृजन कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर विनाश के साधनों का निर्माण करता है, कि मनुष्य में योग्यता तो है पर वो ऐसे साधनों का निर्माण कर रहा है जो देश का ही विनाश कर देंगे, ठीक है, तब उसे हम संस्कृत नहीं कह के असंस्कृत कहा जाएगा, और उसके आविष्कार या नए निर्माण को भी संस्कृति नहीं कहकर असंस्कृति ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विनाश के साधनों का निर्माण कर रहा है, चाहे उसमें कितनी ही योग्यता क्यों ना हो। 8वां, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। लेखक ने स्पष्ट बताया है कि संस्कृति और सभ्यता में पर्याप्त अंतर है। मानव कल्याण की आत्मिक भावना रखना संस्कृति है, तो मानव समाज का बाहरी आचरण सभ्यता है। इस तरह सभ्यता स्थूल होती है और उसके द्वारा हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का परिचय मिलता है, जबकि संस्कृति मन के भावों का जो है मिला जुला परिष्कृत रूप है। तो ये थे चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन आंसर्स। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।